उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में वर्तमान में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां मेरे पढ़ाई स्टूडेंट पोस्टेड ना हो पीसीएस के। ऑनलाइन कोचिंग संस्थाओं का जो दौर स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट इसलिए हुआ कि बच्चा कहीं भी रहे पढ़ ले, लेकिन उसमें भी गिरावटें आई। लोगों ने अपनी बैच को ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए गुणवत्ता को गिरा करके फीस को कम करके एडमिशन लेना चालू कर दिया। अब कोई 500 रुपये में बैच पढ़ा रहा है, कोई 100 रुपये में पढ़ा रहा है। अब बच्चा ये नहीं समझ पा रहा कि जो हमें मटेरियल मिल रहा है वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। तो मुझे लगता था कि किताब लिखना चाहिए, इससे नाम अमर रहता है। मतलब जब आप स्टूडेंट के बीच में रहते हैं तो आप हमेशा युवा भी बने रहते हैं और नाम भी अमर रहता है। माता रानी की कृपा थी, माँ सरस्वती की, कि मैंने उस पुस्तक को लिखा सांख्यिकी को, और उसी क्रम में 2015 में ही मैंने सोशल वर्क भी लिखा। और इन दोनों पुस्तक का विमोचन तत्कालीन राज्यपाल महामहिम राम नाईक जी ने किया। वो 3 बातें बताइए जो हर प्रतियोगी परीक्षार्थी को अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। बिल्कुल, पहली चीज उससे समर्पित रहना चाहिए। दूसरा, अपने आप को अनुशासन में बांधे। ये नहीं कि आज मन किया उन्होंने पढ़ लिया, कल मन किया तो नहीं पढ़ेंगे, परसों मन किया तो नहीं पढ़ेंगे, फिर मन किया तो पढ़ लिया। तीसरी बात, अपने आप को टाइम टेबल में बांधें, समयबद्ध पढ़ें, सारणीबद्ध पढ़ें, हर विषय को समय के अनुरूप बांटें। ये 3 बातें बहुत जरूरी हैं। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं सभी प्रतियोगियों से आग्रह करना चाहूँगा, मोबाइल, ये जो यंत्र है, यह मोबाइल यंत्र बहुत ही घातक है प्रतियोगियों के लिए। और कई बार ऐसा दौर आया, पीसीएस के प्री परीक्षा को देने के बाद मेंस जब देता था तो लगता था किस बार सिलेक्शन हो जाएगा, इंटरव्यू दे के आता था लगता था किस बार हो जाएगा। कई बार मेंस और इंटरव्यू का सामना होने के बाद भी आज मैं आपको जिस व्यक्तित्व से मिलाने जा रहा हूं उनसे मिलकर आपको एस्पिरेंट्स के संदीप भैया और कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया की याद आ जाएगी। वो अभी जिस ऑफिस में पोस्टेड हैं वहां उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स उनके सीनियर्स हैं और उनके स्टूडेंट्स उनको इतना मानते हैं कि उनके विद्यार्थियों ने उनके द्वारा लिखी गई किताब का विमोचन राज्यपाल से करवा दिया। शिक्षा से इंजीनियर एक व्यक्ति कॉलेज से निकलकर प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करता है, फिर उससे परेशान होकर उत्तर प्रदेश के 99% युवाओं की तरह सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि अपनी कोचिंग खोलता है सिविल सर्विसेज की और सैकड़ों विद्यार्थियों की मदद करता है गवर्नमेंट जॉब को पाने में। एक बार फिर से परिस्थितियां करवट बदलती हैं, कोचिंग बंद हो जाती है, फिर ये व्यक्ति खुद सरकारी नौकरी प्राप्त करता है और इसी दौरान ये 2 पुस्तकें भी लिख लेते हैं और पुस्तकें इतनी प्रसिद्ध हुई कि आज भी राह चलते कोई मिल जाता है और बोलता है कि भैया मैंने आपके द्वारा लिखी गई किताब पढ़ी है। ये बेमिसाल शख्सियत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी श्री दुर्गेश त्रिपाठी जी। मैं आज इनके गांव आया हूं। ये पॉडकास्ट उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो यूपी पीसीएस या आरओ एआरओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो अपनी जिंदगी में एक जगह रुक गए हैं, अटक गए हैं, क्योंकि दुर्गेश भैया की ये कहानी बताती है कि चलती का नाम ही जिंदगी है। तो आइए अब दुर्गेश भैया से ही बातचीत करते हैं। स्वागत है दुर्गेश भैया आपका नॉलिफाइड भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई। तो आज हम यहाँ पर हैं दुर्गेश भैया के गांव में। गांव वाला पूरा एक माहौल है और इस माहौल में बातचीत का अपना एक अलग ही मज़ा है। तो आइए कुछ हम लोग भी ज्ञान लेते हैं अपने प्यारे दुर्गेश भैया से। पहले मैं थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, उससे उनको ये पता चलेगा कि जो भी ये बातें बता रहा है ये शख्स, इसने खुद कितनी स्ट्रगल करी है रिव्यू ऑफिसर बनने से पहले। तो थोड़ा सा अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए। वास्तव में इंटरमीडिएट मैंने 2004 में पास आउट किया था और उसके बाद मैं इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लिया। तो इंटरमीडिएट आपने यहीं गांव के स्कूल से ही? गांव के स्कूल से मैंने किया। ग्रामीण परिक्षेत्र में भी पढ़ाई मेरी हुई और यहीं से मेरी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा जो इंटरमीडिएट तक थी वो गांव से ही हुई। तो यहाँ से करने के बाद जब मैं इविंग क्रिश्चियन कॉलेज गया तो वहाँ बीएससी के दौरान मेरे दिमाग में आया कि मेरे साथ के सारे लोग बीटेक कर रहे हैं और कल वो इंजीनियर बन के टहलेंगे, घूमेंगे और अच्छा व्यवस्था देखेंगे और हम पता नहीं बीएससी करने के बाद कुछ कर पाएँ ना कर पाएँ। ये तमाम बातें दिमाग में चलने लगी। फिर मैंने बीएससी छोड़ दिया, मैंने एडमिशन ले लिया बीटेक में और बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं एयरटेल में कार्य किया कुछ दिन तक और उसी दौरान ऐसी विसंगति आई मेरे सामने। विसंगति का सेंस ये है कि घर का चूँकि अकेला था माता पिता का, तो एक बात उनके दिमाग में ज़रूर आई कि अगर ये गवर्नमेंट सर्विस में काम करता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो मैं उस जॉब को छोड़ करके प्रयागराज गया और प्रयागराज में जाने के बाद मेरे दिमाग में ये आया कि ऐसा क्या कार्य करूं कि माता पिता के ऊपर कोई लोड ना आए
मैं कुछ धनोपार्जन कर सकूं, कुछ धन का इनकम तो कर आप सकूं। 2011 में प्रयागराज गए हाँ, 2011 नौकरी छोड़कर। जी जी जी। और वहाँ पे जाने के बाद मैं पहले एकेडमिक परीक्षाओं को पढ़ाना चालू किया। एकेडमिक को पढ़ाने के बाद मैं कंपटीशन की परीक्षाएं 2012 में चूंकि सीसेट लागू हुआ, तो सीसेट लागू होने के दौरान इलाहाबाद के प्रतियोगिताओं, मतलब जो प्रतियोगी छात्र थे, उनमें ये देखने का मतलब मैंने एक चीज़ ये देखा कि उनमें एक बड़ा हदस था सीसेट को लेकर के, कि हम सीसेट में कैसे करेंगे, हमें मैथमेटिक्स नहीं आती है। चूंकि तब जो लड़के जाते थे तैयारी में वो मोस्टली आर्ट्स बैकग्राउंड के होते थे, तो उनकी मैथमेटिक्स एक प्रमुख समस्या थी और सीसेट में इसका बहुत बड़ा योगदान था। और ठीक यही कंडीशन मुख्य परीक्षा में थी। तो वहाँ के कुछ लड़के हमें ऐसे मिले जिनको ये समस्या थी कि हमें सीसेट में मैथमेटिक्स पढ़ा दीजिए। कुछ दिन वो मेरे रूम पर पढ़ने आए, 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 8-10 लोग तो मैं रूम पे पढ़ाता रहा। वो आपके स्टूडेंट्स नहीं थे, आपके दोस्त ही थे जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बाद में उन्होंने ये कहा कि भैया अगर आप मुझे पढ़ा रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि मैं फीस भी दे दूं, कुछ लोग और पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई ये समस्या आएगी, इलाहाबादी रूम बहुत बड़ा तो होता नहीं है। तो फिर उन लोगों ने ही मेरे लिए पढ़ाने के लिए उन्होंने क्लासरूम देखा और मेरा पोस्टर, बैनर वही स्टूडेंट चिपकाए। अच्छा। हाँ, रात में वो निकल के चिपकाते थे और अगले दिन क्लास में भी आके पढ़ते थे बेचारे। तो आपने अपनी कोचिंग का नाम क्या रखा? उस समय हमारी कोचिंग का नाम था द सिविल मैथ एकेडमी। अच्छा। चूंकि वो मैथमेटिक्स जो मैं पढ़ाता था वो सिविल के स्टूडेंट को पढ़ाता था और वो बच्चे इतने डेडिकेटेड थे मेरे प्रति कि मेरे कोचिंग का संपूर्ण प्रचार प्रसार उन्हीं के जिम्मे था। और उन्हीं की बदौलत 5 बैच सुबह में, 5 बैच शाम में, और लगभग 65 से 70 बच्चे एक बैच में पढ़ते थे। मतलब आप खुद गए थे प्रिपरेशन करने और आप दूसरों की प्रिपरेशन में उनका साथ देने लग गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको पढ़ाते पढ़ाते हमको ये लगा कि यार ये सबसे अच्छी सेवा है कि आप कम से कम जो उत्तर प्रदेश के ऑफिसर बन रहे हैं, पीसीएस के पद पे सिलेक्ट हो रहे हैं, उनके सिलेक्शन में आपका भी योगदान हो रहा है। तो भाई एक शिक्षक यही चाहता है कि उसको एक सम्मान मिले, और वो सम्मान मेरे जितने भी स्टूडेंट थे वो सभी देते थे। और ईश्वर की कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद, माँ सरस्वती का, कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में वर्तमान में ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ मेरे पढ़ाए स्टूडेंट पोस्टेड ना हो पीसीएस के पदों पर। और यही सबसे बड़ा कारण बना कि मैं लगातार 10 वर्षों तक उनकी सेवा में बना रहा। मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब बहुत आकर्षित नहीं कर पाया। ये जब कोरोना काल आया तब मेरे दिमाग में आया कि गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहिए। क्योंकि उस समय कोचिंग व्यवस्था ध्वस्त हो गई, इलाहाबाद की सारी कोचिंग संस्थाएं बंद थी। साल 2020 वो कोचिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाया, ऑनलाइन कोचिंग की तरफ लोग बढ़े और मेरे लिए कैरियर की तरफ एक बदलाव आया। मेरे दिमाग में आया कि अब मुझे पीसीएस की परीक्षा में फोकस करना चाहिए और ऑनलाइन क्लास भी मैंने पढ़ाना चालू किया। ठीक उसी समय मेरा सिलेक्शन बेसिक शिक्षा में बेसिक टीचर के रूप में हो गया। तो 2020 में मैंने ज्वाइन किया उससे और 2021 अप्रैल में आते आते मेरा सिलेक्शन लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी पद पे हुआ। लेकिन जिस समय ये वैकेंसी चूँकि 2016 की थी, 2016 की परीक्षा कैंसिल होकर दोबारा हुई थी। तो जब दोबारा होना था तो उसी समय ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, बीईओ और पीसीएस, इन तीनों का आया हुआ था। हाँ, ये कोरोना काल में ही सारी परीक्षाएं एक साथ हुई थी और इन तीनों परीक्षाओं में पार्टिसिपेट किया। और मैं उस वर्ष बीईओ का भी मेंस दिया था और जो कट ऑफ गई थी जनरल की, उससे 4 अंक कम प्राप्त किया था मैं, और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ से 8 अंक ज़्यादा प्राप्त किया था मैं। तो मतलब सिलेक्शन से कहीं कहीं थोड़ा सा ही मार्जिन था मेरा। मतलब आरक्षण से थोड़ा सा नुकसान हो गया आपको। अब ये कहा जा सकता है चूंकि अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होते तो सिलेक्ट हो गए होते, और जनरल कैटेगरी में फिर हम लोक सेवा आयोग से रिव्यू ऑफिसर पद पे सिलेक्ट हुए। पीसीएस का मैंने मेंस दिया लेकिन उसमें सफलता नहीं प्राप्त हुई। लेकिन 2016 की परीक्षा वो 2021 में ज्वाइनिंग हुई है। 5 साल वो भी एक संघर्ष का ही दौर रहा। वो संघर्ष का ही दौर रहा और ये लगता था कि ये परीक्षा जब भी होगी हम सिलेक्ट जरूर होंगे। क्योंकि उसके पहले मैं 2013 का 14 का सब मेंस में दे चुका था आरओ का। तो उस समय भी 14 में तो ऐसा था कि 2085 अंक मुझे मिले थे और 2087 बाटमाप अधिकारी की कट ऑफ गई थी, 288 लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी कट ऑफ गई थी, 289 समीक्षा अधिकारी सचिवालय की कट ऑफ गई थी। उस वर्ष भी मैं आशान्वित था, बीईओ की परीक्षा में भी आशान्वित था हो जाएगा। और कई बार ऐसा दौर आया पीसीएस के प्री परीक्षा को देने के बाद मेंस जब देता था तो लगता था कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू दे के आता था, लगता था कि इस बार हो जाएगा। कई बार मेंस और इंटरव्यू का सामना होने के बाद भी
अंततः पीसीएस के प्रॉपर पद पे भी चयनित नहीं हो पाया। लेकिन अभी भी ईश्वर इतनी ऊर्जा सकारात्मक रूप से दिया हुआ है कि प्रयास जारी है, और मतलब मनोमस्तिष्क की एक दृढ़ इच्छा है ये कि मैं उस प्रॉपर पद को हासिल करूंगा। पीसीएस की परीक्षा की तैयारी आप अभी भी कर रहे हैं, और अभी जो बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे थे, जो पढ़ा रहे थे? मार्गदर्शन चूंकि जब से पब्लिक सर्विस कमीशन में आ गया तब से वो मार्गदर्शन नहीं हो पाता, चूंकि अब सर्विस में होने की वजह से समय भी नहीं मिल पाता, और नियमावली कर्मचारी आचरण नियमावली भी है कि अब आप पढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए अब पढ़ा नहीं पाता हूँ। वैसे जो भी गाइडेंस होता है, कोई व्यक्तिगत मिलता है तो मैं उसको बता देता हूँ क्या पढ़ना चाहिए, कैसे मेहनत करना चाहिए, किन किताबों को पढ़िए, आप क्या तैयारी की रणनीति हो, व्यक्तिगत गाइडेंस कर देता हूँ। तो अच्छा दुर्गेश भैया, जैसे 10 साल आपने बच्चों को पढ़ाया, तो वो अनुभव अपना थोड़ा सा बताइए। और एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगा कि कोचिंग संस्थान कितने सही हैं और कितने गलत हैं? देखिए, जहाँ तक कोचिंग संस्थान की बात है, मैंने एक दौर देखा 2000 कह लीजिए कोरोना के पहले, कोरोना के बाद, अगर इसका डिवाइडेशन इस आधार पर कर दिया जाए, कोरोना के पहले की कोचिंग संस्थान, कोरोना के बाद के कोचिंग संस्थान, बहुत बड़ा बदलाव है। मुझे बखूबी याद है जब हम लोग प्रयागराज गए थे तैयारी के दौरान, उस समय हर सब्जेक्ट के एक ब्रांडेड टीचर हुआ करते थे। ब्रांडेड का सेंस ये है कि उनमें बहुत गहरा ज्ञान होता था, बहुत गहरी पकड़ होती थी, और जो उनकी पढ़ाने की कला होती थी, स्टूडेंट पूर्णतः संतुष्ट हो जाता था। हम बात करें जियोग्राफी का, आलोक दुबे सर थे, एस ओझा साहब थे, ये लोग ऐसा पढ़ाते थे कि लगता था कि ये कोई ऐसा व्यक्ति सामने बैठा जो घोल के पिला रहा है और हम पी रहे हैं। पीके घोष साहब थे इकोनॉमिक्स के, एसपी सिंह साहब, ये सब प्रयागराज में थे। और इनकी क्लास में जाने के बाद ये नहीं लगता था कि मैं एक व्यापारिक कोर्स करने आया हूँ। मतलब वो जैसा आज प्रोफेशनल कोर्स बन गया है कि कोचिंग को लोग एक प्रोफेशन की तरह कर रहे हैं, उनका स्टूडेंट से अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है। हम लोगों के दौर में जो टीचर होते थे, उनका स्टूडेंट टीचर का एक कनेक्शन होता था। उनको ये लगता था कि ये मेरा स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को लगता था कि मेरे सर हैं, मुझे पढ़ाते हैं। और उस दौर में जो भी स्टूडेंट क्लास में बैठता था, क्या क्यों कैसे वो कर सकता था क्लास में। और चूंकि जब तक हम क्या क्यों कैसे नहीं करेंगे, तब तक अंदर की जिज्ञासा शांत नहीं होगी, तब तक हम ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे। और ऑनलाइन जो कोरोना के बाद का समय आया, जिसने ऑनलाइन कोचिंग को बढ़ावा दिया, इसने सच पूछिए तो लोगों को पंगु बना दिया। लोग ये भले कहें कि आज ग्रामीण स्तर पर जो दूर हैं वो भी बच्चे लाभ ले रहे हैं, वो लाभ हो सकता है कि उनके व्यक्तिगत व्यू हो ऐसा, लेकिन मुझे लगता है कि 10-20% उसकी सफलता मैं कह सकता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो नहीं पहुँच रहे हैं दिल्ली या प्रयागराज, उनके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन क्या क्यों कैसे का जवाब नहीं मिल पा रहा है आज भी, तो ये कहीं ना कहीं एक नुकसान है इसका। अच्छा, और इसकी अपेक्षा मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हों, ऑनलाइन क्लास यदि किसी मजबूरी वश कर रहे हैं करें, लेकिन किताब जरूर पढ़ें। पीडीएफ या अन्य चीज़ पढ़ने की अपेक्षा किताब पढ़ें। मोबाइल में पढ़ने की अपेक्षा, स्क्रीन पर पढ़ने की अपेक्षा वो किताब पढ़ें, तभी उनका उद्धार हो सकता है। अच्छा, आपने जैसा ये बताया कि जो ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, इन्होंने बच्चों का बहुत ज़्यादा उद्धार नहीं किया, तो अगर ये जो कोचिंग वाली कंपनीज हैं, इन कंपनीज की परफॉर्मेंस देखी जाए, जिनको हम एडटेक कंपनीज कहते हैं, इन एडटेक कंपनीज की परफॉर्मेंस को देखा जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी बात से सहमत है, उनकी वो परफॉर्मेंस भी, क्योंकि कोई भी एडटेक कंपनी इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, या तो वो बंद हो चुकी हैं या फिर वो मार्जिन पे ही चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही कंडीशन है। चूंकि ऑनलाइन कोचिंग संस्थाओं का जो दौर स्टार्ट हुआ, वो स्टार्ट इसलिए हुआ कि बच्चा कहीं भी रहे पढ़ ले, लेकिन उसमें भी गिरावट ये आई, लोगों ने अपनी बैच को ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए गुणवत्ता को गिरा करके फीस को कम करके एडमिशन लेना चालू कर दिया। अब कोई 500 रुपये में बैच पढ़ा रहा है, कोई 100 रुपये में पढ़ा रहा है। अब बच्चा ये नहीं समझ पा रहा कि जो हमें मटेरियल मिल रहा है वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, वो ये नहीं समझ पा रहा है। वो ये ज़रूर देख रहा है कि ये पीसीएस की बैच में 100 रुपये में दे रहा है, लेकिन 100 रुपये में हमें कहीं ऐसा मटेरियल तो नहीं दे रहा है कि जो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था, मैं उसे लेके बैठ के पढ़ रहा हूँ। इस तरह की समस्याएं इस तरह की कोचिंग में आ रही हैं। अच्छा दुर्गेश भाई, ये तो बातें हो गई कोचिंग्स की, अपने स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बताइए। कुछ ऐसे किस्से जो आपको याद हो, जो आपके स्टूडेंट्स हों, आज वो बहुत अच्छी जगह पर पहुंचे हों और आपने उनको अच्छी गाइडेंस दी हो। अब चूंकि हर व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति अलग अलग होती है, और कई से स्टूडेंट रहे हैं कि जिनकी इकोनॉमिकल स्थिति, पारिवारिक स्थिति बहुत डामाडोल थी।
अब सार्वजनिक रूप से नाम लेना तो नहीं ठीक है, लेकिन मैं उनकी कहानी जरूर बताऊंगा। एक लड़का, एक तिवारी था, नाम उसका पूरा इसलिए नहीं लूँगा कि ये भी पोस्टेड है तो उसको अच्छा भी नहीं लगे, हो सकता है अच्छा लगे या बुरा लगे। उनकी कंडीशन ये था कि जब वो प्रयागराज में रहते थे वो, तो मेरे यहाँ उन्होंने नामांकन एडमिशन लिया PCS के मैथमेटिक्स की बैच में, और उन्होंने फीस सबमिट किया तो फीस आधी सबमिट किया, आधी उन्होंने बाकी रखी, और हमसे कहे कि सर 15 दिन के बाद मैं आपको दे दूंगा। और 15 दिन बीतते बीतते 2.5 महीने बीत गए। तो फिर मैंने एक दिन उनको रिमाइंड ऐसे कराया कि भाई आपकी फ़ीस बाकी है कुछ, और लड़का मुझसे कुछ बोला नहीं, कहा सर ठीक है हम जमा कर देंगे। अगले दिन मेरे पास आया हो और उसने बताया कि सर मेरी परिस्थिति बड़ी दूसरी टाइप की है। मैंने कहा बताएं, मैं समझना चाहता हूँ, अगर ऐसी होगी तो मैं छूट कर दूंगा, कोई बात नहीं है। उसने कहा सर मेरे पास मात्र 10 रुपये हैं आज 15 दिन से। वो 10 रुपये मैं जेब में इसलिए रखा हूँ कि मैं साइकिल से आपके यहाँ क्लास करने आता हूँ, और साइकिल से ही मैं घोष साहब के यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ने जाता हूँ। कहीं मेरी साइकिल बिगड़ जाएगी तो पंचर बनवा सकूँ मैं। और मैं आज 15 दिन से केवल रोटी और चटनी खा रहा हूँ। ठंडी का महीना है सर, धनिया मैं बगल वाले से ले लेता हूँ, मिर्चा रहता बना लेता हूँ, रोटी बना के चटनी से खा लेता हूँ। लेकिन उस बच्चे की मेहनत, उस बच्चे की लगन, मैंने फ़ीस भी माफ़ किया, और यही नहीं, मैं उसे और भी सहयोग किया जो भी संभव मेरे लायक था। अन्य संस्थानों में भी उसका एडमिशन होना था, मेडिसिन क्लासेज में भी होना था, मैंने वहाँ भी फीस में छूट कराया। आज वो लड़का असिस्टेंट प्रोफेसर है। अरे वाह, ये उसके संघर्ष की गाथा है। दूसरी और कहानी आपको बताऊँ, एक बच्ची यादव है वहाँ की, आजमगढ़ की, मेरे यहाँ क्लास पढ़ने आई वो बच्ची, और मेरी बहन भी मेरे यहाँ क्लास पढ़ रही थी। उनकी दोनों की दोस्ती हो गई अच्छी। फीस थी उस समय CSET की 2500 रुपये, और वो 500 रुपये देके उसने एडमिशन लिया। और मेरे यहाँ रूल था कि 3 दिन आप पढ़िए, 3 दिन के बाद आपको फीस जमा करना ही होगा, और यदि आप जमा करना चाहते हैं 2 शिफ्ट में भी जमा कर सकते हैं। तो उसने 2 शिफ्ट में जमा करने का कहा हमसे, लेकिन पहली शिफ्ट उसने 500 दिया, बाकी 2000 उसने रोक के रखा। और वो बच्ची लगभग 1-1.5 महीना जब बीत गया तो मैंने जब अपने काउंसलर के माध्यम से रिमाइंड करवाया उन्हें, तो वो हमसे न कह करके हमारी बहन से बोली कि सर से बता दीजिए कि मेरी परिस्थिति बड़ी उल्टी है। मेरी माता जी नहीं हैं, पिताजी हैं, लेकिन है कि वो गृहस्थी में हैं, खेती में हैं। भाई टीचर तो है लेकिन वो मदद नहीं करता है। मेरे पास फीस नहीं है। यदि सर मेरी संडे के दिन जो कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं, यदि उसमें ड्यूटी मेरी संडे के दिन लगवा देते तो मुझे 500 रुपये मिलता। मैं ऐसे ऐसे करके मैं उनकी फ़ीस भर देती। जब मैं ये चीज़ सुना तो मुझे बहुत इंटरनल पीड़ा हुआ। मैंने उनको मना कर दिया कि अब आपको फ़ीस नहीं देना है, आपको पढ़ना, जितनी बार मेरी बैच पढ़े चले उतनी बार आप पढ़िएगा, आपका रिपीट होगा और आपकी अच्छी तैयारी होगी। उसका मेहनत, मेरा मार्गदर्शन दोनों काम किया, और 2014 बैच में समीक्षा अधिकारी सचिवालय पद पे सिलेक्ट हुई। ऐसी कई कहानियां कहने का सेंस ये है। मतलब आपकी शिष्य 2014 बैच में हो गई और आपने 2021 में ज्वाइन किया। 2016 बैच में 21 में ज्वाइनिंग हुई। बहुत से ऐसे, चूँकि पहला सिलेक्शन जो मेरे यहाँ से हुआ है 2013 में हुआ है। वो लड़का लोअर PCS के थ्रू चयनित हुआ, फिर नायब तहसीलदार पे, कई ऐसे पदों पे लोग गए, SDM पद पे भी सिलेक्ट होकर के गए। अब उन लोगों को देख करके लगता है कि जब उन लोगों की समेकित कहानी को मैं देखता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि जो ईश्वर की कृति है इंसान, उसमें अभूतपूर्व क्षमता होती है। वो चाहे तो जीवन में कुछ भी कर सकता है, बस वो मन में ठान ले, कर्म करे, भाग्य उसका अवश्य साथ दे दो। जहाँ तक कि लोग चर्चा करते हैं कि अगर मेरा भाग्य नहीं साथ दे रहा है, मैं भाग्य का योगदान मात्र 1% मानता हूँ। बस 99% जो योगदान है वो कर्म का है, और अगर आपका 99% कर्म आपके साथ है तो 1% भाग्य को साथ में आना ही पड़ेगा। तो जब आप ये कोचिंग पढ़ा रहे थे, आपके स्टूडेंट्स जो है रिव्यू ऑफिसर और PCS और IAS के एग्जाम्स दे रहे थे, उस समय आप भी इन एग्जाम्स में बैठते थे या उस समय आपका पूरा फोकस केवल कोचिंग पढ़ाने में ही था? नहीं, मैं बैठता था, लेकिन मेरा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग में था। क्योंकि कोचिंग पढ़ाना मेरा शौक था, मजबूरी नहीं थी। कोचिंग पढ़ाना मेरी शौक थी। मतलब मुझे लगता था कि मैं कितना ज़्यादा पढ़ाऊँ, और कभी कभी 1 घंटे की पीरियड में 2-2 घंटे पढ़ा देता था। और ये भी था कि मैं अपने स्टूडेंट से कहता था पढ़ने के पहले, पढ़ने के बाद भी जब मैं पढ़ा दिया करूं, उसके बाद भी आप मिल सकते हैं। तो मैं कंपटीशन में बैठता तो ज़रूर था, लेकिन जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, लगन के साथ, समर्पण के साथ
परीक्षा देना चाहिए था वो नहीं हो पाता था, क्योंकि पढ़ाने में व्यस्तता थी। तो ये ज़्यादा रुचिकर लगता था, वो उतना नहीं रुचिकर लगता था। अच्छा, पद तो नहीं था लेकिन सम्मान और पैसा दोनों मिलता था, तो लगता था कि ये ज़्यादा बढ़िया है। हाँ। तो अभी जब आप रिव्यू ऑफिसर हैं जी, तो वो जो बच्चे जिनको आपने पढ़ाया था, जिनका सिलेक्शन हो गया, वो अभी आपसे मिलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं। जिस लोक सेवा आयोग में मैं काम करता हूँ, मेरे पढ़ाए स्टूडेंट वहाँ सेक्शन ऑफिसर हैं, मेरे रिव्यू ऑफिसर हैं, वो सेक्शन ऑफिसर हैं। बाहर भी जब कहीं परीक्षा कराने जाते हैं तो वहाँ मुझे मिलते हैं, एज ए स्टेटिक मजिस्ट्रेट, एज ए सेक्टर मजिस्ट्रेट मिलते हैं। या कहीं धार्मिक स्थल पर यात्रा पे गए हैं तो लोग वहाँ भी मिल जाते हैं। तो उन लोगों का बड़ा स्नेह, बड़ा लगाव, बड़ा समर्पण रहता है। कहाँ मैं रुकूंगा, कहाँ क्या मैं खाऊंगा, कहाँ नाश्ता मुझे करना है, क्या करना है, सारी सोच विचार वो लोग अपनी यूनिटी बना के कर लेते हैं। मतलब आपके शिष्य आपका सम्मान पूरा पूरी करते हैं? तरह से पूरी। इस बारे में मैं सौभाग्यशाली हूँ, माता रानी का आशीर्वाद है कि मेरे सभी स्टूडेंट मेरा हृदय स्थल से सम्मान करते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं प्रतिवर्ष विगत 9 वर्षों से जनवरी माह में 1 महीने कंबल का वितरण रात्रि में करता हूँ। मेरी टीम होती है 10-12 लोगों की, 4 व्हीलर से हम लोग कंबल रखते हैं और निकलते हैं। 2015 में मैं 51 कंबल से स्टार्ट किया था। अब की बार हम लोगों ने 700 कंबल बांटा, और इस 700 कंबल में 51 कंबल मेरा रहता है, बाकी शेष अन्य का रहता है। अच्छा। शेष अन्य में लगभग 80% मेरे स्टूडेंट रहते हैं। अरे वाह। अब बिना कहे, बिना मेरे मैसेज के वो स्वतः सहयोग करते हैं, कंबल भिजवा देते हैं, वो कंबल के लिए पैसा भेज देते हैं, और उनकी रुचि रहती है कि सर ये काम व्यापक स्तर पर होना चाहिए। ये सबसे बड़ा स्नेह है उनका। और यही नहीं, अभी किसी भी गरीब की, असहाय की, किसी कैंसर पीड़ित का यदि मैंने स्टेटस में लगा दिया कि इस व्यक्ति को एडमिट कराना है, इस व्यक्ति की तबीयत खराब है, इसको धन की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, तो मेरे स्टूडेंट बिना कहे सुने, मैं व्यक्तिगत किसी को फ़ोन नहीं करता हूँ, न व्यक्तिगत उस मैसेज को भेजता हूँ किसी को। 50,000 मिनिमम सहयोग उन लोगों का हो जाता है। अभी एक बच्ची की शादी थी जौनपुर में, 22 अप्रैल को हुई है। 1.5 लाख की मदद हमारे स्टूडेंटों ने किया है। 1,50,000 की मदद उन लोगों ने इकट्ठा करके किया है। यहाँ प्रतापगढ़ में उन्होंने किया। कहने का सेंस ये है कि वो स्वतः करते हैं। जो मैंने उन लोगों को नैतिक शिक्षा दिया पढ़ाने के साथ साथ, उस नैतिक शिक्षा को भी उन्होंने धारण किया। ये मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। अरे वाह। मतलब आपके स्टूडेंट्स की एक कम्युनिटी है जी। जो किसी भी जरूरतमंद की मदद मदद करने के लिए हमेशा बिल्कुल तैयार रहती है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा दुर्गेश भैया, आपकी कुछ बुक्स भी हैं, जी, तो जी। थोड़ा अपनी उन बुक्स के बारे में बताइए जो आपने लिखी हैं। मैंने, चूँकि जब बचपन था, मेरा बचपना था, उसी समय मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं जब बड़ा बनूंगा, बड़े का सेंस ये है कि जब मैं नौकरी प्राप्त कर लूँगा तो मैं किताब लिखूँगा। क्योंकि जब मैं किताब किसी की पढ़ता था, जैसे इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री आती थी बाउंड्रा खन्ना की, तो मुझे लगता था किताब लिखना चाहिए, इससे नाम अमर रहता है। मतलब जब आप स्टूडेंट के बीच में रहते हैं तो आप हमेशा युवा भी बने रहते हैं और नाम भी अमर रहता है। और जब मैं प्रयागराज में तैयारी के लिए गया, जिस सांख्यिकी को लोगों ने एक भय के रूप में देखा, एक समस्या के रूप में देखा, मैथमेटिक्स को समस्या के रूप में देखा, तो मुझे लगा कि इस पर किताब लिखनी चाहिए। क्योंकि हर स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने नहीं आ सकता। और स्वतः प्रेरणा हुई, माता रानी की कृपा थी, माँ सरस्वती की, कि मैंने उस पुस्तक को लिखा सांख्यिकी को। और उसी क्रम में 2015 में ही मैंने सोशल वर्क भी लिखा। और इन दोनों पुस्तक का विमोचन तत्कालीन राज्यपाल महामहिम राम नाईक जी ने किया। और उन्होंने उस समय जब विमोचन किया, तो विमोचनोपरांत जब हम लोग साथ में बैठे हो, तो उन्होंने पूछा कि त्रिपाठी जी आपकी उम्र क्या है। 1 मिनट में आपको यहाँ पे रोकूंगा। जी। आप कोचिंग में पढ़ा रहे थे, जी। उस दौरान आपने जी। किताब लिखी जी। और उसका विमोचन महामहिम राज्यपाल महोदय ने किया। जी, जी। तो ये भी एक अद्भुत कहानी। ये कैसे हुआ? लखनऊ में चूंकि मैं पढ़ाने जाता था, अलीगंज सेक्टर डी में द क्रिएटर क्लासेस, TCC क्लासेज हुआ करती थी। तो वहाँ मेरी एक स्टूडेंट पढ़ने आती थी, तो उसने कहा कि सर एक किताब लिखिए आप। तो हमने कहा कि किताब तो मैं लिखा हूँ, लेकिन है कि अभी बहुत फॉर्मेट रूप में आ नहीं पाया है वो। कहीं नहीं सर लिखिए, और मैं चाहती हूँ कि उसका विमोचन राज्यपाल करें। हमने कहा कि मेरी इतनी बड़ी पावर नहीं है कि मेरी पुस्तक का विमोचन राज्यपाल करें। मैं पुस्तक लिखूंगा, सीधे मार्केट में लॉन्च कर दूंगा। क्योंकि सांख्यिकी पुस्तक मेरी ऐसे ही लॉन्च हो गई थी, उसका विमोचन तत्कालीन समय नहीं हो पाया था। वो 2013 से ही लोगों के बीच में थी। तो उसने कहा कि सर मैं विमोचन कराऊंगी। तो मैंने कहा कि आप मजाक कर रही हो कि सही में कह रही हो? कहा नहीं सर, मेरे पति के हस्बैंड के मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं वहाँ से, और मैं विमोचन कराऊंगी।
और फिर उन्होंने अपने पति से बात किया और हमको उन्होंने बुलवाया और एक पत्र उन्होंने हमको कहा कि लिख करके आप इस ईमेल पर महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजिए आप। मैं भेजा और 13 अप्रैल की डेट मुझे मिली और 13 अप्रैल को मेरे पुस्तक का विमोचन महामहिम राज्यपाल महोदय ने किया था। अरे क्या बात है, मतलब स्टूडेंट ने अपने टीचर की बुक। बिल्कुल, यही सब सम्मान है। मैं मानता हूँ कि यही सब मेरा सम्मान है और इसी सम्मान को ही धारण करने की इच्छा मेरे मन में हमेशा बनी रहती है। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी पद पर बने रहने से अच्छा आप पहले मानव बन जाओ। मानवता हमारा प्रमुख धर्म और मानवीय पहलू का पूर्ण रूप में पालन करना ये मेरा कर्तव्य है। जी। तो आपकी 2 बुक्स, एक सांख्यिकी एक समाज का और एक सामाजिक कार्य, तो इन दोनों में से भी मार्केट में कोई अवेलेबल है? दोनों उपलब्ध हैं। दोनों उपलब्ध हैं क्योंकि 2018 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समाज कार्य को बाहर कर दिया, उसके बाद सांख्यिकी को भी हटा दिया। तो इसलिए अब दोनों पुस्तक तो कंपटीशन के क्षेत्र से बाहर हो गए, लेकिन अभी भी लोग उनका उपयोग मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW में ले रहे हैं और जिनको कुछ को सांख्यिकी अधिकारी का फॉर्म भरना होता है वो सांख्यिकी की किताब भी पढ़ते हैं। तो अभी आते जाते कुछ लोग मिल जाते हैं जो आपको बताते हो कि मैंने सर आपकी किताब पढ़ी है। हाँ। अभी आपको बताऊं, जान करके आश्चर्य होगा, अभी आज निर्वाचन का दिन था, आज 25 मई, आज हमारे जनपद प्रतापगढ़ में निर्वाचन था। जिस बूथ पर मैं वोट देने गया, अंदर जब मैं वोट देने गया तो वहाँ 2 पीठासीन अधिकारी बैठे हुए थे और मतदान अधिकारी प्रथम। तो पीठासीन अधिकारी तो मुझे पहचाने कि मैं उनके कार्य क्षेत्र में बेसिक में टीचर था, लेकिन जो मतदान अधिकारी प्रथम थे तो उन्होंने कहा कि सर आप दुर्गेश त्रिपाठी सांख्यिकी वाले? हम के जी ऐसा मैंने किताब पढ़ी है आपकी। अच्छा। तो मुझे अंदर से ये लगा कि कुछ भी हो, पुस्तक मेरी पहचान बनी जी। उस पुस्तक का बहुत बड़ा योगदान है कि मुझे प्रदेश स्तर की पहचान उसने दिया है जी। तो अभी आप अपनी तीसरी किताब की भी तैयारी कर रहे हैं, जी। थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें बताइए। बिल्कुल। वास्तव में इधर भी जब से मैं चयनित हुआ, मेरे दिमाग में कई बार ये बात आई, क्योंकि जब सोशल मीडिया में देखता था लोग सनातन की परंपरा पर, सनातन आस्था पर, सनातन व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। कुछ उसे रूढ़िवादी, कुछ उसे अंधविश्वास, कुछ उसे ढोंग, तमाम तरह से लोग अपनी चर्चा, अपनी व्याख्या करते थे। चाहे वो धार्मिक कर्मकांड रहे हों, चाहे हमारी पूजा व्यवस्था आस्था रही हो, चाहे हमारी जीवन शैली सनातन रही हो, उन पर प्रश्न चिन्ह जब भी लगा तो निश्चित रूप से मानवीय स्वभाव है कि हृदय आहत होता है। और मेरे मन में आया कि ऐसा कुछ जरूर किया जाए, चूँकि मैं भी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हूँ, तो साइंस में भी अच्छी रुचि है और साइंस के साथ साथ अध्यात्म में भी उतनी ही रुचि है। और माँ विंध्यवासिनी के चरणों में गहरी आस्था होने का परिणाम ये रहा कि मेरे दिमाग में एक स्वतः प्रेरणा आई कि मैं सनातन पर किताब लिखूंगा। तो कोचिंग, गवर्नमेंट जॉब और उसके बाद सनातन और माँ विंध्यवासिनी के चरणों में इतनी गहरी आस्था, ये जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये कैसे हुआ। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे पिताजी वर्तमान में प्रिंसिपल इंटर कॉलेज इलाही माँ दुर्गा में अगाध आस्था रखते हैं और मेरे जन्म से पहले लगातार 9 वर्षों तक नवरात्र में 9 दिन नारियल पानी पर माँ विंध्यवासिनी की आराधना में रहते थे। दोनों नवरात्रों में? दोनों नवरात्रों में, चैत्र और शारदीय दोनों। और उन्हीं के आशीर्वाद से जन्म भी हुआ, तो इसलिए पिताजी ने नाम भी उन्हीं से जोड़ के रखा। और उनकी उस आस्था, माँ दुर्गा पे दुर्गेश, तो उन्हीं की उस आस्था का परिणाम रहा कि मेरा भी आस्था इंटरनल माँ विंध्यवासिनी के श्री चरणों में बना हुआ है। और आपको बताते हुए मतलब मुझे गर्व ये महसूस होता है कि माता विंध्यवासिनी की बहुत बड़ी कृपा, मतलब जीवन की जितनी भी मेरे आयाम रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि मैंने स्वतः कुछ नहीं किया। मुझे जिससे मिलना था, कहाँ मिलना था, किससे मिलना था, सब उन्होंने तय किया। और ये उन्हीं की प्रेरणा है कि आज आप मेरे पास आए हैं। मतलब वो कहाँ से किसको माध्यम बनाया, भैया से भी मेरा कोई सीधे परिचय नहीं था, कहाँ से आपका आगमन हुआ, ये उन्हीं की कृपा थे। और उन्हीं की ही प्रेरणा से मैंने इस पुस्तक के लेखन के बारे में सोचा। और ये नाम सनातन विज्ञान और हम, ये मुझे उन्हीं की प्रेरणा से मेरे मानसिक रूप से मुझे उभरा। सनातन विज्ञान और हम, जी, सनातन विज्ञान और हम का कोरिलेशन ये है कि सनातन तो हमारी परंपरा रही है जो शाश्वत है,
जिसका ना आदि है ना अंत है, वो चलता रहेगा क्रमागत। साइंस चूँकि विज्ञान है, जिस विज्ञान की चर्चा आज हमारा वर्तमान का भौतिक जगत कर रहा है, उस विज्ञान से अलग विज्ञान है। लेकिन मैंने उस विज्ञान से भी इसको जोड़ने की कोशिश किया है, उस भौतिक विज्ञान, उस रसायन विज्ञान और उस मनोवैज्ञानिक व्यवस्था से भी जोड़ने का प्रयास किया है कि कैसे सनातन हमको भौतिक विज्ञान रूप से, रसायन विज्ञान रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से हमें प्रभावित करता है। और एक शब्द मैंने हम लिखा है। ये हम का तात्पर्य है कि संपूर्ण यूनिवर्स से, संपूर्ण विश्व से हम क्या थे, क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। मैं इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपनी पुरानी व्यवस्था को, पुरानी आस्था को, पुरानी रहन सहन को, पुरानी संस्कृति को हम छोड़ करके जिधर जा रहे हैं उधर हमारा विनाश ही विनाश है। इसलिए पुनः हमको उसी संस्कृति पर लौटना होगा, पुनः हमें अपने मूल से जुड़ना होगा, तभी हम उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर जा सकते हैं। क्योंकि धर्म शब्द कहना जितना आसान है, उसका पालन उतना ही कठिन है। तो ये किताब मार्केट में कब तक आ रही है? इस किताब का विमोचन अक्टूबर माह में मैंने सोच के रखा है कि अक्टूबर माह में विमोचन में कराऊंगा, क्योंकि अक्टूबर माह में मेरा जन्मदिन है 16 अक्टूबर को, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि 16 अक्टूबर को ही इसका विमोचन हो। अब विमोचन किसके हाथ होगा ये माँ विंध्यवासिनी ही तय करेंगी। प्रयास तो कई उच्च स्तर से भी हैं कि विद्वान जनों के हाथों ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर उनका कार्यक्रम मिल जाएगा तो उसी के अनुसार 16 अक्टूबर को उसका विमोचन हो जाएगा। और अभी किन किन लोगों ने आपसे आग्रह किया है कि आप इस विषय के ऊपर एक किताब लिखिए? हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात रही, क्योंकि जब मेरे दिमाग में ये बात आई तो मैंने इस बात को सोशल मीडिया पर मैंने शेयर किया, अपने स्टेटस में लगाया, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर भी मैंने शेयर किया कि मैं इस पुस्तक को का लेखन कार्य कर रहा हूँ। इस पुस्तक के टाइटल को देख करके ही बहुत से लोग खुश हुए और उन्होंने अपनी शुभकामना संदेश प्रेषित किया, जिसमें पूर्व DGP बिहार गुप्तेश्वर पांडे जी, महामहिम राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश आनंदीबेन जी, हमारे जनपद प्रतापगढ़ के सभी जनप्रतिनिधि, चाहे संगमलाल गुप्ता जी सांसद महोदय रहे हों, प्रमोद तिवारी जी राज्यसभा सांसद रहे हों, सभी क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय विधान परिषद सदस्य और लोकसभा सचिवालय के, राज्यसभा सचिवालय के और कई वैज्ञानिक पदों पे बैठे हुए, वरिष्ठ वैज्ञानिक पद पे बैठे हुए लोग, कई जज, कई IPS और विभिन्न विश्वविद्यालयों के, हमको लगता है कि 15 से 20 विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हो, चाहे राज्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद हो, चाहे राजस्थान के विश्वविद्यालय हो, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो, हर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने मुझे इस पुस्तक के लिए बधाई शुभकामना संदेश भेजा है और मुझे मेरा प्रोत्साहन किया है कि आप इस पुस्तक पर, इस टॉपिक पर लिखिए आप जरूर। जी। तो ये तो आपकी किताब के बारे में हो गया, आपकी पढ़ाई और जो एक जो जर्नी रही है उसके बारे में हो गया। लेकिन क्योंकि आपने इतने सारे रिव्यू ऑफिसर बनवाए हैं, इतने सारे PCS ऑफिसर्स बनवाए हैं, तो अगर मैं आपसे ये सवाल ना पूछूं कि रिव्यू ऑफिसर बनने के लिए क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो मेरे दर्शकों के साथ ये थोड़ी सी बेईमानी होगी। तो थोड़ा सा आप मुझे रिव्यू ऑफिसर और PCS की तैयारी के बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वास्तव में होता क्या है, जब हम कंपटीशन के क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो रिव्यू ऑफिसर का परीक्षा हमें देना हो या PCS का, 2-3 बातें बहुत आवश्यक हैं। पहली चीज़ तो ये कि हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। हम जब वैकल्पिक लक्ष्य लेकर चलते हैं तब समस्या होती है कि यार मैं IAS भी भर रहा हूँ, PCS भी भर रहा हूँ, रिव्यू ऑफिसर भी दे रहा हूँ, ग्रुप D की भी वैकेंसी भर रहा हूँ, बेसिक टीचर की वैकेंसी आ रही है वो भी दे रहा हूँ, TGT PGT आ रहा वो भी भर रहा हूँ। ऐसे में लक्ष्य से भटकाव हो जाता है। सबसे पहला काम लक्ष्य हमारा निर्धारित होना चाहिए, उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। अब वो दृढ़ इच्छा शक्ति स्वयं को अनुशासन में बांधने का, स्वयं को समय के अनुकूल रखने का, स्वयं को समय में बांधने का। कहने का सेंस यह है कि हम कभी कभी ऐसी पढ़ाई करते हैं कि हमें कब क्या पढ़ना चाहिए हम तय नहीं कर पाते हैं। हम वो विषय ज़्यादा पढ़ते हैं जो सरल होता है, हम वो विषय ज़्यादा पढ़ते हैं जो मुझे आता है, जबकि करना चाहिए उल्टा। जो ना आए उस पर ज़्यादा समय दीजिए, उसको ज़्यादा पढ़िए आप, और जो भी पढ़िए उसको लिखिए ज़रूर। मैं जब प्रयागराज गया, मैंने एक चीज़ देखा कि वहाँ के जो भी प्रतियोगी थे वो पढ़ते बहुत थे, लिखते नहीं थे।
उल्लेट कर पढ़ते थे, दीवार पे टेक लगा कर पढ़ते थे पैर का, लेकिन लिखते नहीं थे। इसका खामियाजा क्या होता था कि वो कंपटीशन से बाहर हो जाते थे। भाई जब हम कोई चीज़ लिखेंगे नहीं तो तैयार नहीं होगा, और जैसे हम लिख देते हैं वैसे हमारे मानस पटल पर भी लिख उठता है। तो सबसे पहला काम ये है कि हम जो भी पढ़ें उसको लिखें ज़रूर, टाइम टेबल बना करके पढ़ें। हम 5 घंटे पढ़ें, हम 4 घंटे पढ़ें, हम 6 घंटे पढ़ें, ये मायने नहीं है। मायने ये ज़रूर है कि हम जो भी पढ़ें हम सकारात्मक होकर पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, चित्त हमारा एकाग्र हो। ये ना हो कि हम पढ़ रहे हों, मेरा दिमाग इस पर आ जाए कि व्हाट्सएप पर कौन सा मैसेज आया है, खेत की बुआई हुई है कि नहीं हुई है, बाबू अम्मा का हालचाल लिया गया कि नहीं लिया गया है, रिश्तेदार ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं, हमारी परिस्थिति अनुकूल है कि प्रतिकूल है। ये चिंतन उस समय दिमाग से निकाल दीजिए। उस समय आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाइए कि मुझसे बड़ा रईस कोई नहीं है, मेरे इस सामने इसमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जब ये दिमाग से बात निकाल देंगे आप, तब आप सकारात्मक रूप से बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी बात के, बिना किसी झंझट के आप अपनी किताब को पढ़ेंगे। इसी बात पे मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाह रहा था। आपने 10 साल तक बच्चों को पढ़ाया, तो निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, इन तीनों ही वर्गों में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन कौन से वर्ग के बच्चों का होता है, या ऐसा कुछ नियम नहीं है? देखिए ऐसा कुछ है नहीं। कारण उसका ये है कि ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का लक्ष्य, व्यक्ति का समर्पण, व्यक्ति का कर्म, कई ये 4 फैक्टर काम करते हैं उसमें। हो सकता है कि वह बहुत उच्च परिवार का हो, समर्पण ना हो, उसमें नहीं सेलेक्ट हो सकता। बहुत निम्न वर्ग का है, वो निम्न वर्ग का सेंस ये है कि इकोनॉमिकल रूप से कमज़ोर, हाँ, बहुत पैसे से कमज़ोर है। कभी कभी ऐसे भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि निम्न आर्थिक वर्ग का है तो वह मेहनती ही होगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी वो भी बिगड़ जाता है। और सिलेक्शन का जहाँ तक रेशियो है, मैंने ये देखा है, अब या तो ये भी कारण हो सकता है कि जो उच्च वर्ग के या धनाढ्य लोग के परिवार के बच्चे हैं वो प्राइवेट जॉब में ज़्यादा चले जाते हैं, कंपटीशन के क्षेत्र में कम आते हैं। तो मध्यम और निम्न वर्ग, मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो इकोनॉमिकली काफ़ी वीक है, उस परिवार से पीसीएस या आरओ की परीक्षाओं में ज़्यादा लोग चयनित हुए हैं। ये सत्य बात है। और उसमें भी आपको बता दूं, आश्चर्य होगा जान करके कि आरओ की परीक्षा में सबसे ज़्यादा जो चयनित हैं वो हिंदी माध्यम, हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं। लाखों लोग रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा देते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि रिव्यू ऑफिसर आखिर करता क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो थोड़ा सा मुझे रिव्यू ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताइए। चूँकि पद समीक्षा अधिकारी का है और जैसे नाम है हिंदी में और जैसे इंग्लिश में रिव्यू ऑफिसर, हिंदी में समीक्षा अधिकारी, उनका मुख्य कार्य होता है किसी भी प्रक्रिया का, शासकीय कार्य की समीक्षा करना। चूँकि ये जो समीक्षा अधिकारी चयनित होते हैं, कुछ लोक सेवा आयोग के लिए होते हैं, कुछ सचिवालय के लिए होते हैं, कुछ निर्वाचन आयोग के लिए होते हैं, कुछ राजस्व विभाग के लिए होते हैं, कुछ हाई कोर्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं। लेकिन जो लोक सेवा आयोग परीक्षा कराती है वो केवल 4 जगह के लिए है, जो हमारे लोक सेवा आयोग का है, सचिवालय सेवा का है, राजस्व का है और निर्वाचन आयोग का। जहाँ तक लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के कार्य की बात है, तो चूँकि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट संस्था है, भर्ती संस्था, तो हम उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर चयन भी करते हैं। एसडीएम का जो पद होता है, नायब तहसीलदार का, बीडीओ का, डीएसपी का, इन सब पद का चयन भी करते हैं। उस प्रक्रिया का भी हम भाग बनते हैं, चूँकि उसकी संपूर्ण प्रक्रिया में हमारा योगदान ये होता है कि कैसे परीक्षा संपन्न करानी है, कैसे मुख्य परीक्षा संपन्न करानी है, कैसे इंटरव्यू संपन्न कराना है। तो इसलिए हम लोगों का कार्य एक तो रिक्रूटमेंट से संबंधित है। दूसरा, हमारे यहाँ 2 कार्य और होता है। एक, अनुशासनात्मक कार्यवाही पर हम अनुशंसा देते हैं। अच्छा। राज्य सरकार जो अनुशासनात्मक कार्यवाही करती है, पीसीएस पद पर चयनित जो भी हमारे यहाँ के हैं या जिनकी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ से संचालित होती हैं, यदि उन पर ऊपर कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही शासन करता है तो उसको तभी लागू किया जा सकता है और दंड तभी लागू हो सकता है जबकि लोक सेवा आयोग की सहमति उस पर होगी। और दूसरा और भी कार्य है कि दुर्गेश भैया, मतलब जो पीसीएस ऑफिसर्स हैं, अगर वो कुछ भी गलत काम करते हैं, किसी चीज़ के दोषी पाए जाते हैं, तो उन पर जो भी कार्यवाही होगी वो लोक सेवा आयोग यानी कि रिव्यू ऑफिसर के से ही जाना है। वो उसकी समीक्षा करता है कि जो प्रक्रिया इसमें फॉलो की गई है, उनको दंड विनिश्चित करने में वह प्रक्रिया सही है
या गलत है। अगर गलत है तो सही प्रक्रिया को लागू कराना है, यदि सही है तो उसको आगे प्रस्ताव करके शासन को भेज देना है। अच्छा, जी ठीक है। तो दुर्गेश भैया मुझे एक बात ये बताइए कि जब रिव्यू ऑफिसर की परीक्षा होती है, वो जो पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, उसमें आयोग एक कैंडिडेट के अंदर वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ देखता है कि जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए कि ये जो लड़का या लड़की है ये रिव्यू ऑफिसर बनने के योग्य है? वास्तव में जैसे समीक्षा अधिकारी पद पे जो चयन होता है ये थोड़ा सा पीसीएस से अलग होता है, क्योंकि पीसीएस में प्री परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार है। रिव्यू ऑफिसर में प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा, ये 2 परीक्षाएं होती हैं। प्री परीक्षा में हिंदी का प्रश्न होता है और सामान्य ज्ञान का प्रश्न होता है। हिंदी इसलिए कि चूंकि शासन के कार्यों का जो भी पत्राचार होता है वो ज़्यादातर हिंदी माध्यम में होता है, तो हिंदी के वो पत्राचार या शासकीय कार्य हमको आसानी से समझ में आ जाएं, इसलिए हिंदी के भी 60 प्रश्न होते हैं और 140 प्रश्न जीएस के होते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम प्री परीक्षा कराते हैं। मेंस में भी निबंध की परीक्षा है, पत्र लेखन की परीक्षा है, व्याकरण की परीक्षा है, सामान्य ज्ञान की परीक्षा है, कंप्यूटर की परीक्षा है। कहने का सेंस ये कि वह ये जानने की कोशिश करते हैं कि एज ए रिव्यू ऑफिसर आपको कंप्यूटर की सामान्य जानकारी है कि नहीं है, आपको पत्र लेखन की शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय ज्ञाप, इन सब की जानकारी है कि नहीं है, आप निबंध लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप संक्षेपण भावार्थ लेखन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चूँकि कभी कभी कुछ फाइल ऐसी आती हैं जिसमें हम बहुत विस्तृत पढ़ते हैं, हो सकता है कोई 10 पेज का हो, 20 पेज का हो, हमें उसे सारांश रूप में प्रस्तुत करना होता है, 3 पैराग्राफ में, 4 पैराग्राफ में, 1 पैराग्राफ में, तो हमें वो कंक्लूजन निकालने की क्षमता होनी चाहिए। इन्हीं बातों का परीक्षण लोक सेवा आयोग करता है कि जो भी हमारे यहाँ से चयनित होकर के आए समीक्षा अधिकारी, उनमें ये गुण होना चाहिए। दुर्गेश भैया मुझे कुछ ऐसे सटीक सोर्सेज बताइए आरओ की परीक्षा के लिए जो कि आरओ की परीक्षा देने वाले हर शख्स को पढ़ना ही चाहिए। जी जी, देखिए जैसे अभी 2023 की जो परीक्षा होने वाली थी, जो 24 में हुई, कैंसिल भी हो गई लोक सेवा आयोग से ही, उस परीक्षा की चूंकि ये समय भी हो सकता है कि 2-4-6 महीने में चाहे जब परीक्षा हो जाए, चूंकि कार्य उस पर चल रहा है। अब उसके दृष्टिगत अगर देखा जाए, चूंकि तत्कालीन जो परिस्थिति है तो हमारे पास समय कम है, अब हम बहुत विस्तार से नहीं पढ़ सकते हैं, तो अभी हम एक आपको शॉर्ट टर्म भी बता दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म भी बता दे रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ये करना है कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है, घटना चक्र की पब्लिकेशन है, उसके पूर्वावलोकन आते हैं। पूर्वावलोकन का मतलब जो प्रीवियस ईयर्स प्रश्न हैं उनको व्याख्या सहित, उत्तर सहित उस किताब में दिया हुआ है। तो उसको पढ़ने का फ़ायदा ये हो जाता है कि जो हम पीसीएस की परीक्षा में बैठते हैं या आरओ की परीक्षा में बैठते हैं, तो पूर्व में जो प्रश्न आए हों चैप्टर वाइज उसमें दिए गए हैं, तो हमको पढ़ने में आसानी हो जाती है, हमको सारे प्रश्न कलेक्शन के रूप में मिल जाते हैं। क्योंकि ये कहा भी जाता है किसी भी परीक्षा में बैठने से पूर्व उस परीक्षा की प्रीवियस ईयर्स प्रश्न को देख लेना चाहिए। तो अगर हम वहाँ से देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन में आत्मविश्वास भी आएगा, कुछ नई चीज़ होगी जो हो सकता है मेरी किताब में ना हो, वो भी मिल जाएगी। तो शुरुआती पीवाईक्यू से करें? नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी। आप उस किताब को ले लीजिए, पूर्वावलोकन को। दूसरा, हर विषय का एक आपके पास रेफरेंस बुक हो जो आपको पसंद हो, जैसे इतिहास में एस के पांडे, स्पेक्ट्रम, या और भी अच्छे राइटर आपको पसंद हैं तो उनके ले लीजिए। कोई किताब रखिए जरूर, लेकिन किताब का भंडार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा शोध की परीक्षा नहीं है, ये रिसर्च नहीं है, ये परीक्षा एक कंपटीशन है, एक प्रतियोगिता है जिसको आपको पढ़ करके देना है। तो पहला काम ये है कि आपको किन मैटर को पढ़ना है वो भी आपको सोचना है। कि जैसे हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि हम 4 राइटर की किताब लेके बैठ गए, ये होना चाहिए कि हम एक राइटर की किताब को हम 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड पढ़ लें। 4 राइटर की किताब पढ़ने से अच्छा है कि हम एक राइटर की किताब को 4 बार पढ़ डालें। तो हम प्रीवियस ईयर्स के पूर्वावलोकन ले लिया हमने, सबसे पहला काम। दूसरा, हमारे पास हर सब्जेक्ट का रेफरेंस बुक। अच्छा, सब्जेक्ट में आप जीएस के सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जी। तो जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आज देखिए ऐसा है कि जैसे आरओ की परीक्षा है तो सभी का रेशियो इक्वल है। अच्छा। किसी को कम ज़्यादा आप नहीं आंक सकते हैं। हाँ, ये है कि किसकी क्या निर्णायक भूमिका होती है ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा विषय मजबूत है, कौन सा कमजोर है। तो जैसे इतिहास का है तो एस के पांडे आपने ले लिया, स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, या और भी राइटर जो आपको पसंद आए। भूगोल का आपको हो गया तो भूगोल के लिए आपने महेश वर्णवाल की किताब आपने पढ़ लिया, जैसे जो मैंने पढ़ा, महेश वर्णवाल मुझे बहुत अच्छी लगी।
अब उसमें कुछ लोगों के अलग अलग हैं, कुछ पेरियार पब्लिकेशन की किताब पढ़ते हैं, कुछ और अन्य राइटरों की किताब पढ़ते हैं, जिनको जो पसंद आए। मतलब ये डिपेंड करता है कि उसकी सोच पर और उसके व्यू पर कि मुझे किन की बात ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाती है। जैसे सामान्य विज्ञान पढ़ना है, आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, या सामान्य विज्ञान की और भी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पर्यावरण का है, आप दृष्टि द विजन की किताब पढ़ सकते हैं, आप घटना चक्र का पढ़ सकते हैं, परीक्षा वाणी का भी पढ़ सकते हैं। जनसंख्या नगरीकरण का है, परीक्षा वाणी से आप देख सकते हैं। कहने का सेंस यह है कि आप हर विषय का एक रेफरेंस बुक जरूर रखेंगे और उसका पूर्वावलोकन भी रखेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ एक लूसेंट का सामान्य ज्ञान आता है। देखिए, मैं किसी प्रकाशन का ऐसा नहीं कि उसको प्रमोट कर रहा हूँ। मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो अनुभव किया है, मेरे जो स्टूडेंट अनुभव किए हैं, मेरे जो स्टूडेंट पढ़े हैं, मैं उसी का व्यू बता रहा हूँ आपसे कि लूसेंट में सारांशतः सभी विषयों का संग्रह होता है। तो हम जब उसको एक बार पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात ये बैठ जाती है कि हमने इस विषय को पढ़ लिया है। मतलब वो कॉन्फिडेंस मेकर है। और जब कोई छोटी सी छोटे प्रश्न ऐसे परीक्षा में आ जाते हैं जो हो सकता है कि हम किसी पुस्तक में हमने पढ़ा, ध्यान नहीं दिया, पूर्वावलोकन में पढ़ा, ध्यान नहीं दिया, और वो प्रश्न कभी कभी लूसेंट में मिल जाता है हमें। तो ऐसे वन लाइनर टाइप के प्रश्न हमारे जो 4-5 प्रश्न गलत हो जाते हैं, इसीलिए इलाहाबाद के प्रतियोगी लूसेंट को ब्रह्मास्त्र मानते हैं कि सब कुछ पढ़ने के बाद लूसेंट जरूर पढ़ो। आप पूर्वावलोकन भी पढ़ लो, हर विषय का रेफरेंस बुक पढ़ लो, कोई एक किताब पकड़ करके, और लूसेंट पढ़ लीजिए, तो आपका जीएस का संपूर्ण पोर्शन कवर हो जाएगा। बचेगा करंट के लिए क्रॉनिकल आप हर मंथ पढ़िए, पतली वाली। कुछ लोग दर्पण पढ़ते हैं, कुछ लोग दृष्टि पढ़ते हैं, जिसको जो पसंद है। मैं क्रॉनिकल को पसंद करता हूँ, क्रॉनिकल पढ़ता हूँ। परीक्षा के कुछ समय पहले 2 पत्रिकाएं मार्केट में और आती हैं, एक घटनासार, एक घटना चक्र की दृष्टि। इन दोनों को भी मैं पढ़ता हूँ, जिसका परिणाम ये रहता है कि पीसीएस की परीक्षा में यदि 25 से 30 प्रश्न करंट के अगर बनते हैं तो सारे के सारे प्रश्न सही हो जाते हैं। चूँकि करंट में को पढ़ने में मेरी रुचि भी है, और करंट लोगों को पढ़ना भी चाहिए और पढ़ करके उसको लिखना भी चाहिए। हर माह पढ़िए करंट, क्रॉनिकल पतली वाली जो आती है उसको साइड में नोट भी करिए, ये मतलब मंथ वाइज। उससे ये होगा कि परीक्षा के समय आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। कुछ लोग करते क्या है कि करंट पढ़ते नहीं, एग्जाम के समय करंट बैठेंगे, तो उससे होगा क्या कि कन्फ्यूजन में उनके करंट के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी में चूंकि 60 प्रश्न हैं, 6 सेक्शन से आते हैं। वो 6 सेक्शन फिक्स हैं। विलोम से आना है, तद्भव तत्सम से आना है, वो सब फिक्स है। आप उन 6 सेक्शन को घटना चक्र के ARO स्पेशल हिंदी एक आती है, घटना चक्र पब्लिकेशन का, एक आदित्य पब्लिकेशन का आता है ARO स्पेशल हिंदी, और एक डॉक्टर वासुदेव नंदन की किताब आती है सामान्य हिंदी की। तो डॉक्टर वासुदेव नंदन की किताब ले लीजिए, आदित्य पब्लिकेशन और घटना चक्र पब्लिकेशन की ARO स्पेशल हिंदी ले लीजिए। इन तीनों को कंबाइंड करके पढ़ लीजिए। आपका हिंदी का प्रश्न 60 में कम से कम 50-55 सही होगा। हिंदी में कम से कम इतने सही करने ही पड़ेंगे। कारण उसका यह है कि औसतन कोई भी स्टूडेंट होगा, कमजोर से कमजोर, वो 35-40 तो सही ही करेगा। असली लड़ाई आपकी वही 40 से 60 के बीच की है। उसमें जो 20 पड़ेगा वही ARO की प्री में बाजी मारेगा। और फिर मेंस के लिए चूंकि मेंस का थोड़ा सा दूसरा क्राइटेरिया होता है, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव भी होता है। सब्जेक्टिव का मतलब कुछ रिटन भी होता है। जैसे जीएस का पोर्शन है वो ऑब्जेक्टिव है, वो लाइक है जैसे आपका प्री में हुआ है वैसे रहेगा। हिंदी व्याकरण का है वो भी लाइक है वैसे जैसे प्री में हुआ है। अब कंप्यूटर का लिखित होता है, कुछ कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान के पूछे जाते हैं, कुछ हिंदी में पत्र लेखन का है, और मुहावरा का है, लोकोक्तियों का है, कुछ संक्षेपण भावार्थलेखन के प्रश्न रहते हैं, और निबंध के पोर्शन रहते हैं। 9 खंड आते हैं, उसमें से 3-3 का रहता है। उससे आपको एक एक करना होता है, कुल 3 निबंध लिखने होते हैं। ठीक है। तो एक इसमें टाइपिंग की परीक्षा भी होती है लास्ट में, जब ऐसा है कि ARO के लिए तो नहीं होती है, ARO के लिए टाइपिंग की परीक्षा होती है। और वो टाइपिंग की परीक्षा जब आप ARO का मेंस दे लेते हैं, उसके बाद जिन लोगों ने ARO को ऑप्ट किया रहते हैं उन लोगों को ARO की टाइपिंग टेस्ट कराई जाती है जी। ठीक है। उसके बाद कंबाइंड मेरिट बन के निकलती है रिजल्ट। ठीक है।
तो दुर्गेश भाई एक बात बताइए, जो लोग पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं जी। तो वो लोग आरओ की तैयारी के साथ साथ पीसीएस की भी कर सकते हैं या उसके लिए कुछ अलग से डेडिकेटेड करना पड़ेगा? कर सकते हैं, सब कोई विशेष दिक्कत नहीं है, बस उनको अलग से हिंदी पढ़नी पड़ेगी और उस हिंदी का फायदा उनको सीसैट में मिलेगा। तो हमें लगता है कि जो भी प्रतियोगी पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो आरओ की परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अंत में दुर्गेश भैया वो 3 बातें बताइए जो हर प्रतियोगी परीक्षार्थी को अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। बिल्कुल, पहली चीज़ उसे समर्पित रहना चाहिए। समर्पित का सेंस ये है कि मैं किस उद्देश्य से प्रयागराज, लखनऊ या दिल्ली तैयारी करने आया हूँ, उसके दिमाग में ये बात चले और उसी के अनुसार अपनी मेहनत को धार दे, अपनी मेहनत में कोई कमी न करे। दूसरा, अपने आप को अनुशासन में बांधे। ये नहीं कि आज मन किया उन्होंने पढ़ लिया, कल मन किया तो नहीं पढ़ेंगे, परसों मन किया तो नहीं पढ़ेंगे, फिर मन किया तो पढ़ लिया, या मन किया तो एक ही विषय पढ़ा। ये नहीं करना है। तीसरी बात, अपने आप को टाइम टेबल में बांधें, समयबद्ध पढ़ें, सारणीबद्ध पढ़ें, हर विषय को समय के अनुरूप बांटें। इस समय में हमें ये पढ़ना है, इस समय में ये पढ़ना है, जिससे आप पर डे हर विषय को टच कर सकें और वो आपकी जितनी भी बातें हों आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएं। और जो भी पढ़ें उसको लिखें ज़रूर, उसका डिस्कशन करें। कोई आपके कमरे में रहा हो प्रतियोगी, बगल में रह रहा हो, या भाई बहन हो या भाई भाई रह रहे हों, एक दूसरे से पूछिए। डिस्कशन से ज़्यादा तैयार होता है। विशेष करके अगर हिंदी की बात करूँ मैं आरओ का, तो ज़्यादा तैयार होता है। ठीक ऐसे ही सामान्य ज्ञान का है, करंट का है, कि जितना आप डिस्कशन करेंगे उतना तैयार होगा। तो डिस्कशन करें और टाइम टेबल से पढ़ें और समर्पित रहें। ये 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं सभी प्रतियोगियों से आग्रह करना चाहूँगा, मोबाइल, ये जो यंत्र है, यह मोबाइल यंत्र बहुत ही घातक है प्रतियोगियों के लिए। क्योंकि जैसे आप इसे ओपन करते हैं, यूट्यूब पर कुछ सुनना चाहते हैं, वैसे आपको रील्स दिखता है। आपने एक रील्स को सुना, दूसरा स्किप करेंगे, तीसरा बढ़ाएंगे, और ऐसे करते करते आपके आधे घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे चले जाते हैं। ये दुश्मन है प्रतियोगियों का। संभव हो तो छोटा मोबाइल रखिए। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इससे पढ़ने का मटेरियल निकालता हूँ तो ठीक है, लेकिन आत्म संयम रखें। आप फेसबुक से आप हट जाइए, आप व्हाट्सएप पर चैटिंग मत करिए। चैटिंग का सेंस ये, अगर किसी से ज़रूरत पड़ी तो बात कर लीजिए, चैटिंग में आपका समय जाएगा। यूट्यूब पर आपको कोई लेक्चर सुनना सुन लीजिए, लेकिन रील्स मत देखिए। कहने का मतलब जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा बचेंगे उतना अच्छा आप पढ़ेंगे, उतना आपका ब्रेन फ्रेश रहेगा। अदरवाइज ये ब्रेन के लिए भी नुकसानदेह है, कंपटीशन के लिए भी नुकसानदेह है, आपके व्यक्तित्व के लिए भी नुकसानदेह है। धन्यवाद दुर्गेश भैया इतनी सारी वैल्यूएबल बातें बताने के लिए, कि आप इतना महत्वपूर्ण समय दे करके मेरे पास आए और आपने प्रतियोगी क्षेत्र के स्टूडेंट के लिए, हमारी पुस्तक के लिए, विशेष के मेरे बारे में, सबके बारे में आपने विस्तार से चर्चा किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और प्रतियोगियों के लिए आपने एक अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश किया है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे दुर्गेश भैया। दुर्गेश भैया की अब तक की ये कहानी सुनकर आपको पता चल गया होगा कि क्यों मैं इन्हें रियल लाइफ संदीप भैया कहता हूं। आशा करता हूं आप लोगों ने इस बातचीत से बहुत कुछ सीखा होगा, खासकर विद्यार्थियों ने। मिलते हैं अगले